आज अपन बीकानेर का इतिहास देख रहे हैं। बीकानेर क्षेत्र को पुराने जगह पर जांगल देश में, जहाँ पर जांगल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर एक दो विशेष प्रकार के जो पेड़ होते हैं, जैसे बेर, अगे, समी, केर, पीलू, इन तरह के जो वृक्ष पाए जाता इनको कहा जाता है। इस प्रकार की जगह को कहते हैं अपन जांगल देश, और इसी का नाम मिलता है अपन को राती घाटी। तो जांगल देश और राती घाटी बीकानेर के ही प्राचीन नाम है। जांगल देश की राजधानी अही छतरपुर, और अपने जो चौहान जो राजवंश है, उस चौहान राजवंश में भी जो बिजोरे से एक है, उसके अंदर जो चौहानों की पुरानी राजधानी वो अही छतरपुर बताई जाती है। अही छतरपुर वर्तमान में नागौर क्षेत्र मान सकते हैं अपन। तो बीकानेर के पुराने नाम क्या है? जांगल देश और राती घाटी। और बीकानेर में किसका शासन रहा है? मुख्यतः शुरुआत में चौहानों का रहा है, लेकिन उसको अपन गिनते नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। शुरुआत में बस हुआ, शुरुआत में वासुदेव के टाइम पर शाकंभरी में जब शुरुआत की थी, उस टाइम पर जो राजधानी थी वो अही छतरपुर बिजोरे से विख्यात था। तो उसके बारे में कुछ तो जानकारी है नहीं। उसके बाद में जब शुरुआत से ही मारवाड़ का राठौड़ वंश का शासन रहा है इसमें। अब राव जोधा के टाइम पर भाई साहब, राव जोधा का बेटा था राव बीका। राव जोधा ने ताना मार दिया राव बीका को कि भाई इतना नहीं ज़्यादा वो है तो अपना खुद का शहर बसाते। तो राव बीका इस बात से साहब परेशान हो गए उसने 1459 के अंदर तो बनाया था साहब। 1459 के अंदर तो अपना जोधपुर बसाया था राव जोधा ने। भले खुद मार खा के आया था, लेकिन अकल आती थोड़ी आदमी में। राव जोधा खुद मार खा गया था। आवल बावल की संधि करी थी किससे? कुंभा के साथ में, क्योंकि उसके बाप ने साहब राघव देव को मारा था। और उस वजह से 1438 में उसका जोधा का बाप रणवल था, वो मारा गया था। और रणमल को किसने मरवाया था? उसकी प्रेमिका थी भाई भारमली, उसकी सहायता से मरवाया था मेवाड़ के अंदर, क्योंकि मेवाड़ में रहता था वो। तो उस जोधा ने 1459 में तो बसाया जोधपुर, और उसका जो बेटा था राव बीका, इसने बसाया था 1488 के अंदर बीकानेर। तो उस टाइम पर भाई बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था जो हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ का, यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं। उस टाइम पे ये लोकल राजाओं में बटे पड़े थे, तो उसने आसपास का थोड़ी थोड़ी भूमि दबा के खुद का एक नहरा बना, वे सब बीकानेर है साहब। कुछ जगह इसमें मिलता है कि बीका ने खुद का, बीका और एक जाट नेता था, जाट राजा था, नेता था, कुछ भी मान लो उसको, नरा नाम का, दोनों ने मिलकर बनाया। इस वजह से बीका और नरा, बीका प्लस नरा दोनों के नाम थे, इस वजह से इसका नाम बीकानेर पड़ा है। कुछ इस प्रकार से भी माना जाता है, कुछ गलत। तो राव बीका का टाइम भाई साहब 1465 से लेकर 1504 रुपये था। इसने अपने काका 1462 में काका का नाम क्या था? काका का फेवरेट था, चाचा के फेवरेट होते भतीजे। तो इसके काका का नाम तो कांदा, छोटे भाई का नाम तो बीता। इन दोनों की सहायता से आसपास के इलाके जीते, बीकानेर की स्थापना करी। और कर्णी माता के आशीर्वाद से, कर्णी माता का विशेष आशीर्वाद है साहब, कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की इन्होंने। और बीकानेर कर्णी माता है जो बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की ऐसा भी इष्ट देवी, क्योंकि राठौड़ों की जो कुल देवी वो तो नागनची माता है सबकी। नागनची माता कौन सी है? अपन अभी राठौड़ों की अपन ने जब बात की तो अपन ने बात की दोफर जी, वो कर्नाटक से लेके आया था साहब। कर्नाटक से खुद की मूर्ति कर्नाटक से इसलिए लेके आया था क्योंकि इनको राष्ट्रकूट से संबंधित मानते, राष्ट्रकूट साउथ में। तो कर्नाटक से लेके आया था नागनची माता की मूर्ति साहब दोफर जी, और वही इनकी कुल देवी मानते हैं। उसके बाद में बात करें कोडम देसर में 1472 में बीका को राजा घोषित किया गया। तो ऐसा अभी अपन बात करते हैं कोडम देसम के अंदर, कोडम देसर में 1472 में बीका को राजा घोषित किया गया। और 1488 के अंदर आका तीज स्थापना दिवस मनाते हैं किसका? बीकानेर का। और ये कब आती है? अक्षय तृतीया। ये आते हुए जो साबे होते हैं जिनमें वैशाख महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है, तीसरे को आती है। स्थापना तो द्वितीय की थी, लेकिन आका तीज को स्थापना दिवस मनाते हैं। बीका ने जोधपुर के राव सूजा पर अटैक कर दिया साहब। राव सूजा था उस टाइम पे जोधपुर में, उस पर अटैक कर दिया जोधपुर पे। तो साहब सोचा कि माता आई जसमा दे ने कहा, जोधपुर की हाड़ी रानी थी जोधा की इसके बाप की, मतलब सौतेली माता एक तरीके से। उसने समझौता करवा दिया बीका को राज चिन्ह। बीका ने कहा कि भाई हम माते, हम तो राज चिन्ह मांगते अपने को। तो राज चिन्ह दे दी साहब। एक दे दी नागनची माता की मूर्ति, जो कहाँ से आई थी? कर्नाटक से। नागनची माता की मूर्ति दी। एक दे दी इनको साहब लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति। जोधपुर राज्य के दिन था बीका को, बीका ने अपना राज्य बसाई दिया था।
तो इसको तो यही चाहिए था भाई अपने पास खुद के तो देवी देवता होना चाहिए ना। तो नागणची माता की मूर्ति, लक्ष्मी नाथ जी की मूर्ति और हड़बू जी की कटार। आपने जैसे ये पता ही है कि हड़बू जी है, ये भी सब राठौड़ राजवंश से संबंधित हैं और पहले राजा रह चुके हैं। तो हड़बू जी की कटार, हड़बू जी की कटार, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति और नागणची माता की मूर्ति, ये इनको वहां से इन्होंने प्राप्त की थी। राव सूजा के टाइम पर जब अटैक किया था जोधपुर में, वहां से। बीका के निर्माण तारीख की बात करें तो कोडम देसर में, जहां इन्होंने साहब कोडम देसर में 1472 में जहां इनको राजा घोषित किया था, इस कोडम देसर में ही इन्होंने भैरव मंदिर का, कोडम देसर में ही इन्होंने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मूर्ति बीका कहाँ से दिखाया था? ये मूर्ति बीका बीका ये वाली मूर्ति दिखाया था मंडोर से, मंडोर से दिखाया था। बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बना है, नागणची माता यहाँ से दिखाया है, तो इसकी मंदिर कहाँ बनेगा? बीकानेर में। 18 हाथों वाली मूर्ति सामने। इसके बाद में बनता है राजा बनता है राव लूणकरण, 1465 से लेकर 1504 तक राव बीका। उसके बाद में राव लूणकरण आता है। तो भाई जो अपना राव बीका था 1504 में मर गया, तो राव लूणकरण 1505 में आया। बीच में एक साल कौन रहा है? बीच में एक साल रहा है इसका बीका का बड़ा बेटा था नरा नाम का, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी तो वो मर गया। तो उसका छोटा भाई, नरा का छोटा भाई लूणकरण 1505 में बना था, 1505 से लेके 1526 तक। बीकानेर की में भी भाई साहब, बीकानेर के जो राजा हैं वो स्वयं क्या मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी का दीवान, कि असली राजा तो लक्ष्मी नारायण जी हैं, हम तो उसके दीवान हैं। इसी प्रकार से मेवाड़ के जो अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? मेवाड़ के लोग अपने आप को दीवान मानते हैं साहब एकलिंग जी का। इसी प्रकार से जयपुर वाले किसको मानते हैं? जयपुर वाले गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं स्वयं। तो ये अपना को दिमाग में रखना है। तो लूणकरण के टाइम पे इन लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना साहब। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति लेके आए थे। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर किसके टाइम बना? लूणकरण के टाइम पे। लक्ष्मी नारायण जी का ही भाई सब दीवान मानते खुद को, और लोग सन जसनाथ जी के आशीर्वाद से, जसनाथ जी के आशीर्वाद से लूणकरण राजा बना था भाई साहब। तो 15 लक्ष्मी नारायण जी का दीवान तो मानते हैं बीकानेर के। 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को इसने हराया, और 13 दूनी 26 1526 में नारनौल हरियाणा में जो पड़ता है, वहां के नवाब थे अबी मीरा, उनसे ये डोसी के युद्ध में हार गया और मारा गया था 1526 में। बीटू सूजा जो कि भाई साहब इसके लूणकरण का जो बेटा था जेतसी, लूणकरण का बेटा कौन है? जेतसी। तो उस जेतसी का दरबारी विद्वान है बीटू सूजा, जिसने किताब लिखी राव जेतसिरो छंद। उस राव जेतसिरो छंद में कलयुग का कारण बताते हैं किसको? लूणकरण को। कौन? बीटू सूजा। जयसोम जो कि दरबारी कवि है साहब, जेतसी का भी बेटा, जेत सिंह का बेटा कौन है? रायसी। जेत सिंह का पोता, जेत सिंह का बेटा तो है कल्याणमल का पोता है राय सिंह, और राय सिंह का दरबारी कवि है जयसोम, जिसने बुक लिखी है कर्मचंद वंशोत्कीर्ण उत्कीर्णकम काव्य। लंबा पूरा नाम है, अभी अपन पढ़ भी देंगे आगे। तो उसके अंदर भाई साहब जयसोम ने तुलना की किससे? कर्ण से। और जय लूणकरण ने साहब खुद के नाम पे कुछ तो काम करेगा, तो लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। सर तालाब आपको बोलते हैं इसे कवर्ड साइड में, छोटे तालाब को। तो लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया लूणकरण ने। 1526 में साहब निपट गए। 1526 में निपट गया तो इसका बेटा आएगा, और 1526 से लेके और 41 तक राजा बनेगा। क्या नाम है इसके बेटे का नाम? बेटे का नाम साहब जेत सिंह। अब इधर तो ये राजा बन रहा है, उधर मारवाड़ में कौन बन रहा है साहब? जोधा में। किसी टाइम पर तो साहब जोधा के बेटे में सूजा को हराकर उसने नागणची माता की मूर्ति लाया था, इसका वंशज बीका। लेकिन अब वहां पर राजा बन चुका है साहब मालदेव। अब मालदेव राजा बन चुका है, तो मालदेव को भाई साहब 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। जब शुरुआत में वो राजा बना था, पर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भाई ने युद्ध लड़ के और अपना राजपाट लंबा पूरा कर दिया उसने। तो वो मालदेव वहां पर था, तो मालदेव उसको चैन पे जीने देगा क्या? मालदेव ने सब युद्ध करना शुरू किया उधर से, तो उसने अटैक कर दिया इस पर राव जेतसी पर भी, और उसी टाइम पर नागौर पर बैठे गया। दोनों को भाई साहब दोनों की जो नागौर का राजा था और इसका जो बेटा है, दोनों चले गए थे अपने पास शेरशाह सूरी के पास हेल्प मांगने के लिए। तो जेतसी की अपन बात करें तो साहब 1527 के अंदर खानवा के युद्ध में जेतसी ने सपोर्ट किया था, और अपने बेटे को कल्याणमल को, उस टाइम पे कल्याणमल युवराज था, कल्याणमल को राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। उसके बाद में 1534 के अंदर राती घाटी का युद्ध में कामरान को हराया था। कामरान कौन था साहब? कामरान हुमायूं को भाई था, बाबर का बेटा था, जिस बाबर को हराने के लिए कल्याणमल को भेजा था 1527 में। 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध में जो हुआ था बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था।
तो बाबर को हराने के लिए तो भेजा था कल्याणमल को, और बाबर का बेटा है कामरान जो कि हुमायूं का भाई है। तो कामरान को हराया किसी में, राती घाटी के युद्ध में। किसने? जेत सिंह ने। जेत सिंह ने राती घाटी के युद्ध में कामरान को हराया। क्यों? क्योंकि कामरान ने जो बीकानेर का क्षेत्र पड़ता है भटनेर, भटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। भटनेर पर कब्जा कर दिया था कामरान ने, तो हराना जरूरी हो गया था। तो 1534 के अंदर राती घाटी के युद्ध में रहा। उसके बाद में 1541 के अंदर पाहेबा या साहिबा दोनों नाम से मिलता है, पाहेबा या साहिबा का युद्ध हुआ था। पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ किसके बीच में? मालदेव है अपना मारवाड़ का, और जेतसी। मौका दिया नहीं, जेतसी तो बेचारा करना नहीं चाहता था, लेकिन सामने वाला तो बाबूजी है साहब, वो तो करे का ही मानेगा। तो मालदेव ने अटैक कर दिया। मालदेव ने अटैक कर दिया तो साहब इसने खुद का जो मंत्री था नगराज नागाज को शेरशाह सूरी के पास हेल्प के लिए भेजा, लेकिन हेल्प आए उससे पहले तो साहब उसके अटैक कर दिया। साहब जेतसी इसमें मारा गया साहब पाए बाय साहिब युद्ध में। कल्याणमल उस टाइम पर यहाँ पर था नहीं, कल्याणमल कहीं बाहर था, उसको बाद में पता चला। तो कल्याणमल साहब वहां से सीधा पहुंच गया शेरशाह सूरी के पास में। इसका बेटा जो कल्याणमल सीधा पहुंच गया डायरेक्ट शेरशाह सूरी के पास। जब ये युद्ध हुआ था उस टाइम पर जो कल्याणमल था वो था हरियाणा के सिर सिंह। तो भाई इसने जीत लिया, मालदेव ने जीत कर, और जेता कुंपा इसके जो सेनापति थे, जेता कुंपा, जिनके साथ में इसने गिरी सुमेल का युद्ध किया था मालदेव शेरशाह सूरी के विरुद्ध में, उस कुंपा को इसने साहब बीकानेर का बना दिया प्रशासक। और जेतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। उसी टाइम पर भाई साहब इसने 1542 के अंदर, एक साल बाद ही, मालदेव ने वीरमदेव पर, मेड़ता का राजा वीरमदेव था, उसको अटैक कर दिया था। वो भी चला गया, दोनों भाई से लेके एक साथ 41 में दोनों हार्ट से लेके शेरशाह सूरी के पास। तो वो कहानी अपन कंटिन्यू करेंगे अपन मारवाड़ वाले में। अभी जेतसी का हो गया साहब, जेतसी तो निपट गया था। तो जेतसी के बाद राजा कौन बनेगा साहब? जेतसी के बाद राजा बनेगा साहब राव कल्याणमल। कल्याणमल की अपन बात करें तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, बाप के राज में युवराज के रूप में गया था। 1527 में खानवा के युद्ध में भाग लेने गया था ये। तो खानवा के युद्ध में जो बीकानेर की सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कल्याणमल कर रहा था। 1541 में बाप मारा गया साहब। उसके बाद में ये चला गया तो शेरशाह सूरी के पास हेल्प मांगने के दिया। तो 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर होता है। गिरी सुमेल, शेरशाह ने कहा भाई हेल्प करेंगे। उसको क्या शेरशाह सूरी का चाहिए? भाई अपने को लोकल आदमी मिल रहा है किसी का घर ढहाने के लिए, अगर उसका लोकल आदमी मिल उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो साहब मेड़ता का तो वीरमदेव था, और कल्याणमल था अपना बीकानेर का, दोनों को लेके शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया मालदेव के ऊपर। मालदेव के ऊपर अटैक कर दिया गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर। तो इसके अंदर साहब इस युद्ध की डिटेल जानकारी अपना मारवाड़ वाले चैप्टर में बात करेंगे। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर, इस गिरी सुमेल के युद्ध को ही जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। जेतारण जो भी पड़ता है पाली के अंदर, जेतारण पाली का युद्ध भी बोलते हैं गिरी सुमेल युद्ध को। इसके अंदर सब शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो सब बीकानेर का जो राजा है कल्याण सिंह को अपना बीकानेर मिल जाएगा। मेड़ता का राजा वीरमदेव, उसको अपना मेड़ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से वापिस 1544 में साहब इसका बीकानेर पर अधिकार हो गया। उसके बाद में 1570 के अंदर, 1570 में अकबर ने लगवाया क्या? अकबर ने नागौर दरबार लगवाया। उस नागौर दरबार में पहुंच गया साहब कौन? कल्याण में पहुंच गया। और बीकानेर का यह प्रथम शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। इस दरबार में साथ में किसके सूद गया था? नागौर दरबार के अंदर। नागौर दरबार में यही काम के लिए आया था। उसने कहा था कि भाई अकाल की बात करेंगे, और एक शुक्रतालाब नाम का नागौर में तालाब भी बनवाया अकबर ने। लेकिन मेन बात उसकी ये थी, राजाओं को संधि में लगाना था। तो नागौर दरबार में कौन कौन लेके साल में? कल्याणमल के बेटे का, एक बेटे का नाम था इसका राय सिंह, और एक बेटा था इसका पृथ्वीराज राठौड़। जो पृथ्वीराज राठौड़ राइटर भाई इसका, और पृथ्वीराज राठौड़ बहुत फेमस लिखता है, इसने लेख लिखे हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ तो चला गया साहब अपने पास, उसका उसने अपने दरबार में शामिल रहे पृथ्वीराज राठौड़। वो तो राय सिंह को युद्ध के लिए तैयार कर दिया उसने। तो इस प्रकार से कल्याणमल का टाइम में कुछ स्पेशल काम हुआ नहीं। तो इस तरीके से ये हुए। एक बात और अपन को याद रखनी है, बीकानेर और जैसलमेर इस प्रकार के भाई सब राज्य थे। ये फैक्ट है कि बीकानेर और जैसलमेर इस प्रकार के राज्य थे जिनसे मराठों ने कभी लूट नहीं कर पाए। मराठों के लूट से सुरक्षित रहे परमानेंट। एक यहाँ पर अपने को एक और इंपोर्टेंट देख देते हैं, सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट जो कि भाई साहब जो एक कल्याणमल जी के दरबारी कवि थे, इन्होंने क्या लिखा था? सदाशिव भट्ट ने राज विनोद नाम की इन्होंने
मुगल किले। तो 33 साल तक खूब लंबा पूरा शासन करने के बाद में साहब ये नहीं पड़ जाता कल्याण अहमद, अब इसका बेटा आ गया है राय सिंह। कल्याण अहमद का बेटा कौन है? राय सिंह। क्योंकि जो दूसरा बेटा है पृथ्वीराज राठौड़, वो तो उसको राजपाट में कोई रुचि है नहीं, वो अपने गाने बजाने में मस्त है। तो 1574 से देखें और 12 तक, 1412 तक चलता है राय सिंह का शासन का। इस सदाशिव भट्ट को उस सदाशिव भट्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। एक सदाशिव भट्ट अपने राज सिंह के टाइम पर था, मेवाड़ के राज सिंह के टाइम पर, उसने जिसने राज रत्ना कर देखा था, मैंने जो बताया था अभी, सदाशिव जो कृपा में रहते हैं वो राजपाट और रत्ना बुन सब पाते हैं, वो सदाशिव भट्ट अलग है, ये सदाशिव भट्ट अलग। तो 1573 में 1400 पार करना। ये राय सिंह की बात करें तो राय सिंह ने एक तो सबसे पहले इन राय सिंह को उस टाइम पर भाई साहब, इस टाइम पर चंद्रसेन जो मेवाड़ मारवाड़ का जो चंद्रसेन है उस टाइम से बन नहीं रही थी अकबर की। तो अकबर ने साहब जोधपुर को हरा दिया था। जोधपुर को हराने के बाद में जोधपुर में किसी को तो प्रशासन संभालना पड़ेगा, तो अकबर ने साहब इसको जोधपुर का प्रशासक बनाया था। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था 1572 से 1574 के लिए। इसने अकबर के टाइम पे भी काम किया है और जहांगीर के टाइम पर भी काम किया। अकबर ने तो साहब इसको दिए हैं कितने 4000 का मनसबदार बनाया, और जहांगीर ने इसको साहब जहांगीर ने बनाया इसको 5000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने कितने बनाया इसको? 5000 का। कठौती के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराया था इसने। कठौती के युद्ध में तो इसने इब्राहिम मिर्जा को हराया। जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया था। कठौती के युद्ध में इसने इब्राहिम मिर्जा को हराया था, ये अपन बात करते हैं। उसके बाद में गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए सरनाल का युद्ध हुआ था। उस सरनाल के युद्ध में जो मेन जो हेड था वो तो था हरावल में तो आमेर का मानसिंह था। तो विशेष जो सरनाल के युद्ध में विशेष जो ख्याति प्राप्त हुई है वो तो ये मानसिंह को, आमेर का मानसिंह को। लेकिन उसी युद्ध में अकबर की सहायता करने के लिए अपना राय सिंह भी मौजूद था साहब, बीकानेर का राय सिंह मौजूद था। और उसी टाइम पर इसने हुसैन मिर्जा को मार दिया था साहब। हुसैन मिर्जा को मार दिया था। इस पर प्रसन्न होकर अकबर ने राय सिंह को एक तो दी थी शमशाबाद जागीर दिया, एक दी है नूरपुर जागीर दी है, और राय की उपाधि दी था। राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी था? अकबर ने दी है। शमशाबाद, नूरपुर और राय की उपाधि ये सब अकबर ने दिया। 1574 में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। 1574 में चंद्रसेन से लड़ने के लिए भेजा। चंद्रसेन ने 2 किले थे चंद्रसेन के पास उस टाइम पे। एक तो था भाई साहब उसके पास कलरा राठौड़ को संभाल रखा था, सोजत का किला, और एक सिवाना किला। सोजत और सिवाना का 2 किले। तो एक तो किला था सोजत का किला, एक किला था सिवाना किला। सोजत का किला तो था कलरा राठौड़ के पास में, और सिवाना का किला था भाई साहब, सिवाना का किला था पत्ता राठौड़ के पास में। तो सोजत को तो इसने जीत दिया था, लेकिन सिवाना का भाई साहब पत्ते पे कौन बैठा? बाज जाके बैठा। सिवाना के पत्ते पे बाज जाके बैठा, मतलब सिवाना को ये जीत नहीं पाया था। और बाद में पत्ता राठौड़ ने इसको हरा दिया था। और बाद में शाहबाज खान ने 1576 में जाकर सिवाना के किले पर अधिकार किया था। ये जो कलरा राठौड़ है ये भाई साहब ये चंद्रसेन का ही भाई है राम। चंद्रसेन के भाई राम के साथ इसकी नहीं बनती है, लेकिन उसका बेटा जो कलरा राठौड़ है वो चंद्रसेन की तरफ से लड़ता है। ठीक है। इसी राय सिंह ने भाई साहब सिरोही का जो सुल्तान था और जादौर का ताज खा था, इसको अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये सिरोही का वही सुल्तान है जिस सुल्तान ने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को किसने दिया था? जगमाल को आधा सिरोही दिया था अकबर ने। उस जगमाल को अकबर की जो सेना लेके आया था वो जगमाल उसको हराया था, दौड़ के मारा था सुल्तान ने, और सुल्तान जीता था। लेकिन वो एक टेम्परेरी तो खुशी ठीक थी, लेकिन बाद में भाई अकबर के पास अकबर है, उसके पास मुगलों के पास दुनिया भर की सेना, जयपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का इनका समर्थन, दुनिया भर की सेना है। तो उनसे फिर पंगा लेना इसका है नहीं। तो बाद में आखिरकार जाके इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी थी सिरोही के राजा सुल्तान ने, जो कि चौहान राजा है सुल्तान, और जादौर का ताज खान, इन्होंने इसकी अधीनता अकबर की स्वीकार की थी। इसमें मेन रोल था अकबर के, इसका मारा गया बीकानेर के राजा राय सिंह। 1577 में अकबर ने राय सिंह को 51 परगने गिफ्ट में दिए। 1577 में तो साहब सिरोही के सुल्तान और इनको जब अकबर के अधीनता लाया तो अकबर ने खुश होकर 1573 में 51 परगने गिफ्ट में दिए साहब राय सिंह को।
और जिस टाइम पे जो बड़ा बेटा खुसरो था, वो विद्रोह कर रहा था, तो खुसरो को पकड़ने के लिए जहांगीर इधर उधर भागा फिरता था। तो राजधानी में कोई तो चाहिए। तो आगरा की जिम्मेदारी भाई साहब किसको दी थी उस टाइम पे? जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी संभालने के लिए दी थी अपने राय सिंह को। उसके बाद में 1593 के अंदर ठट्टा अभियान के लिए, ठट्टा नाम की जगह ठट्टा अभियान के लिए भेजा था राय सिंह को। और 1593 में ही जूनागढ़ जागीर दी गई थी। 1593 में जूनागढ़ जागीर दी गई थी राय सिंह को गिफ्ट में। यहाँ पर देखो भाई, देखने की बात यह कि जो सुल्तान है, सुल्तान ने जो युद्ध किया था अकबर के विरुद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप का भाई जगमान मारा गया था, उसमें जो दूसरा जो मुख्य सेनापति मारा गया था, वो सेनापति भाई इस जो चंद्रसेन का बेटा था, इस चंद्रसेन का बेटा था वो, जो लोहले चंद्रसेन जो अकबर से लोहा ले रहा है, वह उसका बेटा अकबर के समर्थन में लड़ रहा है। किससे? सुल्तान से। चंद्रसेन का विरोधी है उसका भाई राम, लेकिन उस राम का जो बेटा है वो कल्याण राठौड़ है। मतलब राम बाप बाप लड़ रहा है चंद्रसेन से, और उसका बेटा कल्याण राठौड़ चंद्रसेन के समर्थन में लड़ रहा है। क्योंकि भाई चंद्रसेन ने इसको सोजत की जागीर दे रखी थी, और ये ऐसा ही टाइम था कि यहाँ पर भाई बेटा लड़ रहा है चंद्रसेन की तरफ से, और बाप लड़ रहा है चंद्रसेन से। एक तरफ से समझ लो बाप और बेटे एक दूसरे के अपोजिट में है। राम तो अकबर के समर्थन में है, और उसका बेटा कल्याण चंद्रसेन के समर्थन में। तो ये जूनागढ़ जो ठट्टा अभियान, ये ठट्टा तो पड़ता है भाई साहब अपने पास सिंध में, और ये जूनागढ़ वर्तमान में भी अपने पास गुजरात में पड़ता है। इसमें जो आज़ादी के टाइम पर जो एकीकरण के टाइम पे दिक्कत आई थी, वही जूनागढ़ है। इस जूनागढ़ से प्रेरित होकर ही जो नया किला बनाया था बीकानेर में करमचंद की देख रेख में नया किला बनवाया गया बीकानेर में। उस किले का नाम रखा गया जूनागढ़, क्योंकि ये जूनागढ़ जागीर मिली हुई थी, उससे प्रेरित होकर जूनागढ़ इसका नाम रखवाया। जबकि इसका पहले नाम क्या था जूनागढ़ किले का नाम? इससे पहले इसका नाम चिंतामणि ये किला था। चिंतामणि का नाम रख के जूनागढ़ रखा। और लालगढ़ पहले इसमें रहते थे, पहले ये लालगढ़ से ट्रांसफर होकर किस में आए हैं? जूनागढ़ में किले में रहने के आए। किसके टाइम पे? महाराजा राय सिंह के टाइम पे। इसी किले में, जूनागढ़ का जो किला है बीकानेर का, इस किले में सूरजपुर नामक दरवाजे पर जयमल और पत्ता की हाथी पर प्रतिमा स्थित है। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा है। तो भाई जूनागढ़ के किले पर सूरजपुर पर, जूनागढ़ किले में सूरजपुर पर जयमल पत्ता की हाथी पर रखी हुई प्रतिमाएं हैं। जयमल पत्ता की देखो मूर्तियां बीकानेर में है। लड़के आते हैं उदय सिंह के लिए लड़े थे मेवाड़ में। जयमल भी इनके अंदर से राठौड़ है, जो कि मेड़ता के राजा वीरमदेव का पुत्र है। यह मेड़ता के वही राजा जो जिसके वीरमदेव के खिलाफ युद्ध करा था पाहेबाया। उस टाइम पे पाहेबाई युद्ध के एक साल बाद में 1542 में मालदेव ने, और वो चला गया था शेरशाह सूरी के पास में। उसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था 1544 में, जिसमें जीतने के बाद में मेड़ता वापस मिल गया था वीरमदेव को। उसी वीरमदेव का बेटा है जयमल, जयमल राठौड़। और पत्ता जो है वो भाई साहब ये सिसोदिया वंश का है, जयमल का बहन हुई है। तो उनकी मूर्ति अपने बीकानेर में लगी हुई है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा? राजपूताने का कर्ण। अब देखो, मुंशी मुंशी देवी प्रसाद को क्या कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है रायपुर के राजपूताने का कर्ण। जबकि इससे पहले जूनकरण उसको किस किसने कहा है? जूनकरण को भाई साहब बीटू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा है। और जयसोम ने तुलना की है किससे? पंच। जयसोम जो कि दरबार का भी है राय किंग का, लेकिन तुलना भाई साहब किसकी की? जूनकरण की। इसकी नहीं की अपने, राय सिंह की नहीं की है। जयसोम ने एक किताब लिखी लंबी पूरी, करमचंद वंशोत्कीर्ण कम काव्यम। और इसी बुक के अंदर भाई साहब उसने कर्ण से तुलना की है किसकी? लूणकर्ण की। अपने राजा राय सिंह के नहीं कि दरबारी विद्वान किसके हैं? ये दोनों राय सिंह के। और राय सिंह भाई साहब खुद भी किताब लिखता था, वेदक वंशावली। वेदक किससे? मेडिसिन से रिलेटेड है। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला ज्योतिष रत्न होगी। बाल बोधिनी, ये भी किसमें? ज्योतिष ग्रंथों पर टीका लिखी गई है। ज्योतिष ग्रंथों पर टीका बाल बोधिनी। तो ये चारों किताबें किसने लिखी थी भाई साहब? राय सिंह ने खुद ने लिखी थी। इसी टाइम पर बात कर रहे थे अपना पृथ्वीराज राठौड़ की, राजा नहीं बना था वो, लेकिन राय सिंह का छोटा भाई था, अकबर के दरबार में रहता था। अकबर ने इसे गागरोन किला दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन किला दिया था किसने? अकबर ने दिया था। अकबर के दरबार में रहता था, राय सिंह का छोटा भाई था।
इनकी जो फेमस जो रचना है वह है बेदी किशन रुक्मणीरी, बेदी किशन रुक्मणीरी। इसके बारे में दुर्सा आड़ा ने इसको पांचवा वेद बताया है। और 19वां पुराण, मतलब टोटल अपने 8 पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं, तो इतने पर 4 वेद होते हैं, 5वां वेद ये है। 18 पुराण होते हैं तो 19वां पुराण ही है। तो दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया था इसको। दुर्सा आड़ा वही दूसरा आड़ा है जिसने विरुद्ध क्षेत्री कृतार बावनी इस तरीके की रचना लिखी थी, जो कि कानरदेव सोनगरा, कानरदेव सोनगरा जिसका बेटा वीरमदेव सोनगरा था, कानरदेव सोनगरा का दरबारी कवि दुर्सा आड़ा विरुद्ध क्षेत्री कृतार बावनी रावदेव वीरमदेव सोलंकी का दोहा, ये इसने रचनाएं लिखी थी। और महाराणा प्रताप और चंद्रसेन का प्रशंसक था ये। इसी दुर्सा आड़ा ने इसको 5वां वेद बताया है। टोड ने क्या कहा है, टोड ने कहा कि भाई इसमें 10,000 घोड़ों का बल है। ये बताया टोड ने बेरिक्सन रुक्मणी लिखी हुई है। यह डिंगल भाषा में लिखी हुई है, डिंगल में भी उत्तरी मारवाड़ी के अंदर ये लिखी हुई है। इसके अलावा अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, पृथ्वीराज रोट की गंगा लहरी है, दशरथ अब्राहत है, दसम भागवत का दोहा है। एलबी टेसिटोरी, एलबी टेसिटोरी ने क्या कहा भाई साहब, इनको डिंगल का हेरोस कहा है। एलबी टेसिटोरी ने क्या कहा है, डिंगल का हेरोस। और टोड ने कहा कि भाई साहब ये ऐसा योद्धा था पृथ्वीराज राठौड़, अपने समय का सर्वोच्च वीर था, जो पश्चिमी टू विद राजकुमारों की तरह तो अपनी वो दुश्मनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था और स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। ये कहा है टोड ने। किसके लिए कहा ये बात कही है भाई साहब पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। एलपी टेसिटोरी थे ये भाई साहब इटली से आए थे। और बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना और ग्रामर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। वेरी किशन रुक्मणीरी और राव जेतसीरो छंद, राव जेतसीरो छंद तो किसने लिखा है, बीटू सुजा ने। और बेरी किशन रुक्मणीरी किसने लिखा है, पृथ्वीराज राठौड़ ने। दोनों का इन्होंने आलोचनात्मक अध्ययन किया था। और 1919 में एरपिटोसिटोरी का 1919 में बीकानेर में ही इनका निधन हो गया साहब, और यहीं पर इनकी छतरी बनाई गई है। 1982 से इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और बीकानेर अभिलेखागार में इनके नाम पर एक स्पेशल कमरा भी बनाया गया है। तो ये अपन राय सिंह के टाइम की बात होगी। राय सिंह का टाइम कब से दिखा था अपन ने, 1612 तक दिखा है। उसके बाद में और अन्य राजा आए तो उनको अपन छोड़ते हुए और अपन चलते हैं आगे कर्ण सिंह की तरफ, जो जिसका शासनकाल शुरू होता है 1631 से। एक कर्ण सिंह हुए हैं अपने मेवाड़ के अंदर, जो कि अमर सिंह प्रथम के बेटे हैं। महाराणा प्रताप के पोते हो गए और अमर सिंह प्रथम के बेटे कर्ण सिंह है। एक तो वो कर्ण सिंह है, एक ये कर्ण सिंह अलग है साहब। ये कर्ण सिंह कब है, 1631 से 1669 के टाइम पर है। और इन्हीं के टाइम पर 1644 में नागौर के अमर सिंह को मतिरे की राड़ नामक जो युद्ध है, जो तरबूज के ऊपर हो गया था, जिसकी एक तरफ तो थी उसकी बेल और एक तरफ था तरबूज, तो उस मतिरे की राड़ से जो संबंध है वो इन्हीं का ही था, वो यही कर्ण सिंह है। अटक अभियान के दौरान जब ये औरंगजेब के साथ गया था तो इसने भाई साहब जाने से मना कर दिया था साफ साफ कि अटक से बाहर हम हिंदू लोग जाते नहीं है, हमारे पुरख के हैं। तो वहां पर इसने विरोध किया था उस वजह से। तो इस वजह से साहब इसको अन्य जो राजा थे उन्होंने कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी, जांगलधर बादशाह की उपाधि। इस बात की जानकारी अपने को सुख सप्तती से मिलती है। सुख सप्तती संस्कृत ग्रंथ जो किसने लिखा था, चिंतामणि भट्ट ने लिखा था, इससे जानकारी मिलती है इसकी। और चिंतामणि शब्द याद आना चाहिए कि जो बीकानेर का जूनागढ़ पे जूनागढ़ जो किला है, उस जूनागढ़ किले का नाम पहले क्या था, चिंतामणि किला था, याद आना चाहिए। इस सुख सप्तती जो कि चिंतामणि भट्ट ने लिखा था, इसका ट्रांसलेशन करवाया था, ये तो भाई संस्कृत में, ये सुख सप्तती तो किसमें, संस्कृत में। और इसका ट्रांसलेशन करवाया था किसने, कर्ण सिंह के बेटे अनूप सिंह ने इसका ट्रांसलेशन करवाया राजस्थानी में। तो जांगलधर बादशाह को इस प्रकार से उपाधि मिली कर्ण सिंह को। और उसके बाद में अन्य राजा थे उन्होंने डायरेक्ट ही जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया कर्ण सिंह के बाद। कर्ण सिंह ने भाई साहब साहित्य कल्पद्रुम नाम की ग्रंथ लिखा था अन्य विद्वानों की सहायता से। एक इसने भाई शुरुआत में तो औरंगजेब का विरोध किया था, उसको ध्यान नहीं देना, न्यूट्रल था, औरंगजेब को साथ देना नहीं देना। लेकिन बाद में जब इसको औरंगजेब का पलड़ा भारी होता दिखा तो इसने फिर सोचा कि औरंगजेब का पक्ष लेने में फायदा, इसलिए इसने, इसके 2 बेटे थे युवराज, एक का नाम था पदम सिंह और एक का नाम था केसरी सिंह। इनको औरंगजेब की हेल्प के लिए भेजा। उससे फिर औरंगजेब अपने आप राजी हो गया, औरंगजेब इसके पक्ष में हो गया। इसके टाइम पर 2 इसके दरबार विद्वान थे, एक था गंगाधर मेहते और एक था होसिक भट्ट। तो गंगाधर मेहते ने तो कर्णभूषण, राजा का नाम कर्ण है तो कर्णभूषण, होसिक भट्ट ने कर्णवंतस लिख दिया। तो कर्णभूषण और काव्य डाकिनी तो किसने लिखा है, गंगाधर ने। और होसिक भट्ट किसने लिखा है, होसिक भट्ट ने क्या लिखा है, कर्णवंतस।
इसके बाद में कर्ण जो जिस अनूप सिंह ने इसका राजस्थानी में अनुवाद कराया था, वो अनूप सिंह कर्ण सिंह के बाद राजा बना दोबारा। तो वह राजा अनूप सिंह बने 1669 से 98 के दिन। दक्षिण भारत जीतने के बाद में औरंगजेब ने इनको क्या दिया, औरंगजेब ने दी इनको माही मराठीब की उपाधि। अनूप सिंह को किसने दी, औरंगजेब ने। दक्षिण भारत जीतने गए तो वहां पर भाई साहब बौद्ध औरंगजेब ने मूर्ति तोड़वाई, तो वहां पर से बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को जाकर एक मंदिर में स्थापित कर दिया, और उसमें बहुत सारी मूर्तियां थी, इस वजह से उसको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहा जाने लगा। 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर कहा जाने लगा। इसी प्रकार का मंदिर एक अभय सिंह ने बनवाया है मंडोर में, उसको भी 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बोलते हैं उसको, देवी देवताओं की साड़। और बीकानेर में जो 33 करोड़ को देवी देवताओं का मंदिर है, उसमें एक मूर्ति मुख्य रूप से फेमस है हेरंब गणपति की। हेरंब गणपति मतलब हेर पर अम्ब कर रखा है, शेर पर चट सवार गणपति की मूर्ति है वहां पर। जो माही मराठी की जो समाधि वो उपाधि दी गई थी, वैसी की वैसी उपाधि बीकानेर के अन्य राजाओं को बाद में गज सिंह और रतन सिंह जैसे राजाओं को भी दी गई। औरंगाबाद और आधुनिक का जो प्रशासक है औरंगजेब ने किसको बनाया था, अनूप सिंह जी को। और आधुनिक में तो इतना ज्यादा वो रहते थे कि आधुनिक को सेकंड बीकानेर कहा जाता था। इन्होंने सरस्वती भंडार नाम का एक पुस्तक आया था, उसके अंदर भी जैसे कि ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर के अंदर दुनिया भर की मूर्तियां दिखाई, ऐसे ही उधर की साइड जो किताबें नष्ट करने का प्रयास करते थे, उन किताबों को जाकर सरस्वती भंडार में स्टोरेज कर दिया। और इस वजह से उनके नाम पर ही उसका नाम, सरस्वती भंडार का नाम क्या कर दिया, अनूप संस्कृत पुस्तकालय कर दिया साहब। यहाँ पर कुंभा के संगीत गीतों का संग्रह है, और दक्षिण भारत से जो किताबें आई थी उनका भी है। इसके अलावा भाई साहब खुद अनूप सिंह जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, अनुपोदय, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। श्राद्ध प्रयोग का पूर्ण नाम क्या है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। इस किताब का पूर्ण नाम क्या है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अनुपोदय तो क्या है, ये तो है गीत गोविंद पर टीका लिखी हुई है, गीत गोविंद पर टीका है। काम प्रबोध के अंदर क्या है, काम शास्त्र पर आधारित है। अनूप विवेक क्या है, अनूप विवेक तंत्र शास्त्र पर आधारित है। इसके अलावा इनके दरबारी कवि कौन कौन थे साहब, भाव भट्ट, गार्डन वीरभान, अनंत भट्ट, उदयचंद्र, ये इनके दरबारी विद्वान थे। गार्डन वीरभान, शिववीर, दो गार्डन और याद आना चाहिए, केशवदास गार्डन, शिवदास गार्डन, ये दोनों याद आने चाहिए हमने को। ठीक है। तो भाव भट्ट जो इनके दरबारी विद्वान थे, उन्होंने कौन कौन से कि अनूप के दरबारी विद्वान थे, तो अनूप के नाम से कहेंगे संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विदास, अनूप संगीत रत्नाकर। मतलब संगीत और अनूप ये दो शब्द तो कॉमन ही है। इनके अलावा एक में तो है अंकुश, एक में है विदास, और एक में है रत्नाकर। गार्डन वीरभान ने क्या लिखा था, कुंवर अनूप सिंह की पोल। अनूप को अनूप लिखा है उन्होंने, इस प्रकार ही लिखा जाता था ओरिजिनल भाषा में, कुंवर अनूप सिंह की पोल। इसके अलावा अनंत भट्ट ने क्या लिखा है, तीर्थ रत्नाकर। उदयचंद्र ने क्या लिखा है साहब, उदयचंद्र ने लिखा है पांडित्य दर्पण। उसके अलावा साहब कुछ संस्कृत किताबों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था अनूप सिंह जी ने, जिसमें किताब का नाम है शुक्र नहीं सुख कारिका, बेताल 25 है, और गीता। गीता का जो अनुवाद किया था वो किया था साहब आनंद राम ने, और सुख कारिका का जो अनुवाद किया था वो किया था जोशी राय ने, और ट्रांसलेशन का जो नाम दिया था वो दिया था दंपति विनोद। जोशी राय ने दंपति विनोद के नाम से इसका अनुवाद किया था। ये सारा कार्यक्रम हो गया सब अपना अनूप सिंह जी का 1669 से 1698। उसके बाद में अनेक बीच में राजा आए, उनके बारे में कोई इंपोर्टेंट जानकारी अपन को पढ़नी नहीं है। उसके बाद में अपन डायरेक्ट 1787 में पहुंचेंगे, जो कि सूरत सिंह जी का टाइम था। तो सूरत सिंह का देखते हैं भाई 1787 से 1828 तक। इस टाइम पर थॉमस ने 2 बार आक्रमण किया था, एक तो 1799 में, 1801 में। 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार साहब हार का सामना करना पड़ा सूरत सिंह को। तो इससे परेशान होगा साहब 21 मार्च 1818 में मेटकोफ से, अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था, मेटकोफ, और बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था, काशीनाथ ओझा। इन्होंने क्या कर दिया, समझौता कर दिया आखिरकार। 1805 में बटनेर पर अटैक किया था सूरत सिंह ने। उस टाइम पर मंगलवार था उस दिन, इस वजह से उस दिन मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, तो उस दिन से बटनेर का नाम चेंज करके क्या कर दिया, हनुमानगढ़। 1814 में चूरू पर अटैक किया था। उस टाइम पर चूरू का सामंत था शोजी सिंह, और जो फेमस है चांदी के गोले चलाने के लिए, वह चूरू का ही सामंत था शोजी सिंह। इसने भाई साहब जब अटैक किया तो चांदी के गोले दागे
शिवजी सिंह ने, जिसके बारे में फेमस बातें हैं। तो और गिंगोजी का जो युद्ध हुआ था, गिंगोजी का युद्ध 1807 में जो युद्ध हुआ था, उसमें जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड का समर्थन किया था सूरत सिंह ने, जो कि किसके विरुद्ध था, जो भाई साहब अपने जोधपुर के मान सिंह के विरुद्ध था ये युद्ध, गिंगोजी का युद्ध। तो इस प्रकार से अपन आगे चलते हैं हम अपन रतन सिंह के, जो कि 1828 से 1851 बाद नंबर आता है साहब रतन सिंह जी का। सबसे पहले तो 1828 में तो राजा बनते ही साहब ओढ़े पड़ गए, ये समझ लो। तो बासन पीर जो जैसलमेर के थे, 1828 में ही युद्ध हो गया बासन पीर जैसलमेर के राजा गज सिंह के साथ, और इनके साथ इनको हार का सामना करना पड़ा साहब रतन सिंह जी को। उसके बाद में 1835 में जो मेवाड़ के राजा हैं जवान सिंह, इन्होंने इन दोनों के बीच में क्या करवाया, समझौता करवाया जवान सिंह जी ने। और इसके समझौते के अंग्रेज जो प्रतिनिधि इसमें मौजूद था, उसका नाम था ट्रेवेरियन, ये मौजूद था। उस टाइम पर एक लेफ्टिनेंट था बोइडो नाम का, उसने बाद में एक बुक देखी पर्सनल नेरेटिव थ्रू वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ रजवाड़ा, मतलब पर्सनल नेरेटिव ही सेट करते थे वो हर चीज में। अंग्रेज थे बहुत सुगर, बाद में अपनी असलियत अपने आप बताई उन्होंने। तो बोइडो नाम का इसने भी जो खुद की किताब लिखी थी, इसके अंदर इस समझौते की चर्चा की है। किसकी भाषण पीर युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था जैसलमेर के राजा गज सिंह और रतन सिंह जी के बीच में जो समझौता हुआ था। उसके बाद में 1837 में साहब इसने गया बिहार के अंदर कन्यावत पर रोक लगाई, इसने गया बिहार में कन्यावत पर रोक लगाई थी 1837 के अंदर। और एक इसने रतन बिहारी मंदिर बनाया। यह रतन बिहारी मंदिर साहब किससे संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। जैसे वल्लभ संप्रदाय के पढ़ने पड़े द्वारकाधीश मथुराधीश वाले मंदिर, मथुराधीश को कोटा गया, द्वारकाधीश का आक्रोश राज संबंध का है। इसके अलावा अपने पास कामा के अंदर है 2 मंदिर। तो इस प्रकार से ये रतन बिहारी मंदिर है, ये भी क्या है, वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड मंदिर है। दरबार विद्वान की बात करें तो एक तो फेमस इसका दरबार विद्वान है दयाल दास, इसकी बहुत जगह चर्चा मिलती है। वो पीछे भी बीकानेर राठौड़ा लिखा, किस राजा के बारे में क्या कहा था। तो इसके अंदर का है जब शुरुआत हुई थी वो बीका से देखे, और ये रतन सिंह का बेटा है सरदार, सरदार सिंह तक की इसकी पूरी जानकारी मिलती है बीकानेर राठौड़ा ख्यात में। यह है राजस्थान का क्या है, ये जो ख्यात है राजस्थान की अंतिम ख्यात है, ये राष्ट्र ख्यात, ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है। इसके बाद कोई ख्यात नहीं लिखी। और दोनों और राजस्थान की जो फर्स्ट है वो कौन सी है, नैनसिरी ख्यात, वो भी फेमस है और ये भी फेमस है, दोनों फेमस है। तो पहली ख्यात तो कौन सी है, नैनसिरी ख्यात, और अंतिम कौन सी है, बीकानेर राठौड़ा ख्यात। अब बीकानेर बीका से शुरू किए इसमें, लेकिन बीका खुद कहाँ से आया, जोधपुर से। तो इसके अंदर जोधपुर के राठौड़ों की भी जानकारी है थोड़ी बहुत, क्योंकि है तो दोनों राठौड़ी। अब महाराजा गंगा सिंह जी की बारे में बात करें। गंगा सिंह जी साहब 1899 में चीन में बॉक्सरों ने विद्रोह कर दिया था, अब उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने भेजा था गंगा सिंह जी को। तो वहां से जो जीत कर आए बॉक्सरों को दबाकर, तो उसके बाद में अंग्रेजों ने चीन युद्ध पदक दिया। नाम क्या दिया, चीन में दबाने गए थे इसलिए क्या दिया, चीन युद्ध पदक। उसके बाद में 1899 में ही अगर 57 जोड़े पर तो 1956 आता है। अर्थात 1899 का जो टाइम था उसमें विक्रम संवत अपना जो कैलेंडर था उसके अनुसार चल रहा था 1956। उस टाइम पर भयंकर अकाल पड़ा, तो उस अकाल पड़ा हुआ तो उस टाइम 56 चल रहा था, तो उसको 56 या अकाल के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर दो- उस टाइम पर सफलतापूर्वक इन्होंने मैनेजमेंट किया साहब गंगा सिंह जी ने, और इस मैनेजमेंट से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी। उसके बाद में 1913 में इन्होंने साहब प्रजा प्रतिनिधि सभा गठन किया था। एक तरीके से विधानसभा थी, उसमें भी कुछ प्रतिनिधि जनता से दिए थे, कुछ प्रतिनिधि खुद के थे। एक तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की शुरुआत की थी। उसके बाद में बात करें 1916 के अंदर, 1916 पर में इन्होंने BHU जो अपना अपनी बनारस के अंदर विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर मदन मोहन मालवीय जी ने इसको स्थापित किया था। और उनको इन्होंने सबसे ज़्यादा साहब इन्होंने ही पैसे दिए थे उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इस बात से कुछ होकर मदन मोहन मालवीय जी ने इनको वाइस चांसलर बनाया था मदन BHU का। 1943 तक इनकी मृत्यु तो ये इसके वाइस चांसलर रहे थे साहब। एक इन्होंने साहब ऊँटों की सेना बनाई थी, महाराज गंगा सिंह जी ने ऊँटों की सेना बनाई और नाम रखा उसका गंगा रिसाला। गंगा रिसाला ने फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वॉर में इसने भाग लिया था गंगा रिसाला ने।
जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में ब्रिटिश कैबिनेट बनी थी, उस ब्रिटिश कैबिनेट में भाई साहब ये शामिल होने वाले एकमात्र अश्वेत सदस्य थे, एकमात्र अश्वेत सदस्य थे ब्रिटिश कैबिनेट में शामिल होने वाले। इनके अलावा कोई और अश्वेत नहीं था उसके अंदर, बाकी सारे गोरे लोग थे। 1919 का जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, उस पेरिस शांति सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया भाई साहब। पूरी दुनिया से 32 लोग शामिल थे उसमें केवल। ये सोचो तुम इनकी इंपॉर्टेंस कि पूरी दुनिया से केवल 32 लोग शामिल थे, उनमें से एक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी। और जब वहां से लौट रहे थे तो इन्होंने अंग्रेजों को अपना रोम नोट नाम से जो फेमस है रोम नोट दिया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की, स्वय शासन की मांग की इन्होंने रोम नोट के द्वारा। उसके बाद में 1921 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की किसने? जनरल जेम्स फोर्ड ने। जेम्स फोर्ड, ये नाम सुना ही होगा आपने। जेम्स फोर्ड ने किसकी स्थापना की? चेंबर्स ऑफ प्रिंसेस की, जिसका बाद में नाम नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। इसकी स्थापना की थी और इसके चांसलर किसको बनाया भाई साहब? 1921 से लेके 1925 तक चांसलर कौन रहे? 21 से 25 तक गंगा सिंह जी। 21 से लेके 25 तक चांसलर कौन रहे? गंगा सिंह। इसके अंदर 1927 में उन्होंने साहब गंगा नहर का निर्माण करवाया। गंगा नहर अपनी जानती है, अभी जो वर्तमान में भी उसके लिए उसका खुशी मना रहे हैं उसको, और उसमें प्रोग्राम किए गए हैं अभी शिवपुरी हेड के पास में, अभी गंगानगर में, गंगानगर के बीकानेर में गंगा नहर के लिए मुख्यमंत्री बद्रीनाथ सलमान है। तो वो गंगा नहर 1927 में हुई थी, तो उसके 100 साल पूरे होने की खुशी अभी से शुरू कर दिया हमने, 5 दिसंबर 2025 से। तो गंगा नहर कब बनाई थी? वैसे 1927 में बनाई थी। और इन्होंने एक तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गंगा सिंह जी ने लंदन के अंदर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। इनके पिता का नाम क्या था? लाल सिंह। तो अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो प्रश्न पूछे लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो गंगा सिंह ने। और किसकी याद में करवाया? तो लाल सिंह की याद में, लाल सिंह की स्मृति में। रामदेवरा मंदिर अपने कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। देशनोक करणी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। और किसका मंदिर है अपने अपने साहब? गोगा जी का मंदिर, गोगा मंदिर नाम से ही समझ में आ रहा है। तो तीनों मंदिरों का जो वर्तमान स्वरूप है साहब, ये तीनों मंदिरों का वर्तमान स्वरूप किसने बनाया? गंगा सिंह जी ने बनवाया है। रामदेवरा अपने रामदेव जी का मंदिर है ही। इसके अलावा इन्होंने गदशाही, अलग बात है ये तो, राजा गज सिंह के टाइम पर जो सिक्के चले थे उनको गदशाही बोलते हैं। और मेवाड़ में सिक्के कौन से देते हैं? स्वरूप शाही। अगर पूछे तो भाई गदशाही सिक्कों का संबंध किससे, तो बीकानेर से, स्वरूप शाही का मेवाड़ से। बात ये गंगा सिंह जी के टाइम पर तो ये हुआ था कि बीकानेर के सिक्कों पर इन्होंने महारानी विक्टोरिया लिखवाया था, महारानी विक्टोरिया ने लिखवाया था। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, उस स्वरूप सिंह ने क्या लिखवाया था? उसने दोस्ती रंधन, उसने दोस्ती रंधन लिखवाया था खुद के सिक्कों पर। एक अपने अगर गंगा नहर की बात करें तो 1923 में गंगा नहर शुरू की थी। इस गंगा नहर को लाने की वजह से एक तो गंगा को लेके आए थे भागीरथ, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। गंगा को धरती पर लाने वाले कौन है? भागीरथ। तो इस पानी को यहाँ पर राजस्थान में लाने वाले, राजस्थान के लिए तो गंगा ये है। तो गंगा नहर को भाई साहब राजस्थान, इनको गंगा सिंह जी को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। गंगा नहर का इंजीनियर कौन था? इंजीनियर था कंवर सेन। इस कंवर सेन ने ही बाद में उसकी प्लानिंग बनाई थी अपने इंदिरा गांधी ने की। कंवर सेन, इसका उद्घाटन उस टाइम के जो लॉर्ड जनरल थे, लॉर्ड इरविन, इरविन लॉर्ड इरविन ने किया था इसका उद्घाटन। और इरविन ने कहाँ पर किया था? शिवपुरी हेड में। और ये शिवपुरी हेड कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भाई साहब गंगानगर में। शिवपुरी हेड से किया था। अभी भी इसका जो कार्यक्रम चल रहा है अभी राजस्थान सरकार के द्वारा, वो शिवपुरी हेड पर ही चल रहा है इसका कार्यक्रम, क्योंकि भी यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। इसके पुरोहित कौन थे? इसको गंगा नहर जो बनाई थी इसके पुरोहित कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके पुरोहित थे। तो इस प्रकार से अपना सारा बीकानेर का राठौड़ वंश खत्म होता है। आगे अपन और देखेंगे। इसमें बस एक बात और, आजादी के टाइम पर बीकानेर के राजा कौन थे? शार्दुल सिंह, ये पूछ देता है। तो इसको एकीकरण के टाइम पे अपने